चिकन नान वाला। सुधीर अपनी बीवी प्रियंका के साथ बेलापुर गांव में रहा करता था। दोनों पति पत्नी की शादी के 6 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से अक्सर प्रियंका परेशान रहा करती और उसकी सास उसे ताने दिया करती। एक दिन उसकी सास ने उसे ताने देते हुए कहा, ना जाने मेरे बेटे सुधीर को तुझ में क्या ही पसंद आया जो उसने तुझसे शादी कर ली, वरना मैं तो उसकी शादी अपनी बहन की दोस्त की लड़की से करवा देती। ना तो तू मुझे कोई सुख दे पाई और ना ही मेरे बेटे को उसकी संतान। माँ जी, अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो उसमें मेरी क्या गलती है? गलती तेरी नहीं हमारी है जो तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। मेरे बेटे का चिकन का काम बढ़िया चलता है, लेकिन बस तेरी वजह से वो 4 लोगों में मात खा जाता है और समाज में उसकी बदनामी होती है और मेरी भी। सुधीर का चिकन नान का काम बहुत अच्छा चलता था। वो बहुत ही बढ़िया बटर चिकन नान बनाकर बेचा करता और उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहा करती थी। लेकिन उसका घर बिल्कुल भी बढ़िया नहीं चल रहा था, क्योंकि उसकी माँ और बीवी की बिल्कुल नहीं पटती थी। एक दिन सुधीर ने अपनी बीवी को शहर के अस्पताल के बाहर ले जाकर कहा, चलो प्रियंका, आज मैं तुम्हें माँ के तानों से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ पर हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है माँ जी के तानों से? जिसके बाद सुधीर अपनी पत्नी प्रियंका को शहर की फेमस डॉक्टर के बारे में बताता है। दोनों अंदर जाते हैं और डॉक्टर कहती है, जी देखिए, आपकी रिपोर्ट्स मैंने देखी, आपको बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन प्रियंका जी को साल भर के लिए बेड रेस्ट करना होगा और इसमें 1 लाख का खर्चा आ जाएगा, दवाइयों और डिलीवरी मिलाकर। पर डॉक्टर साहिबा, हम इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? मेरे पति का काम भी इतना अच्छा नहीं चलता, वो तो एक ठेला लगाते हैं। तुम चिंता क्यों करती हो प्रियंका? भगवान ने यहाँ तक हमें रास्ता दिखाया है तो आगे भी कोई रास्ता दिखा देंगे। अब सुधीर और प्रियंका आ जाते हैं तो वहीं सुधीर परेशान होता है कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करे। वो गांव में कई लोगों से उधार मांगता है, लेकिन कोई उसे उधार नहीं देता। यही बात गांव के विनोद को भी पता चलती है। वो लालच में आ जाता है और एक दिन सुधीर जब अपनी चिकन नान का ठेला लगाकर खड़ा होता है तो वो उसके पास आकर कहता है, अरे सुना है सुधीर कि तुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। मैं तुझे 2 लाख देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? अपना ये बटर चिकन नान का ठेला मेरे नाम कर दे और सब सामान और मुर्गियां भी। तेरा ये ठेला बहुत ही अच्छा चलता है, बस इस ठेले पर खड़े होने वाला आदमी बदल जाएगा, उसके बदले में मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अब तू देख ले, तुझे संतान चाहिए या काम? अब सुधीर के पास कोई चारा नहीं था। वो अपना ठेला विनोद को सामान सहित बेच देता है और अपनी बीवी का इलाज शुरू करवाता है, जिससे अब उसकी बीवी और माँ दोनों खुश थे, क्योंकि उसकी बीवी कुछ ही हफ्तों में गर्भवती हो जाती है। अब सुधीर खुद बहुत ज्यादा अपना काम न होने की वजह से परेशान था। आपने मेरे इलाज के लिए अपने ठेले को बेच दिया, अब आप क्या काम करेंगे जी? आप जानते हैं कि आपका बटर चिकन नान पूरे गांव में बहुत मशहूर था और अब विनोद उस काम को चला रहा है। प्रियंका, हुनर तो इंसान के हाथों में होता है, ठेले पर नहीं। तुम देखना, वो कभी भी मेरे जैसा अच्छा बटर चिकन नहीं बना पाएगा। और सच में ऐसा ही होता है। विनोद के ठेले पर जो भी ग्राहक आता था, विनोद उनसे बदतमीजी से बात करता और उसने बटर चिकन नान के दाम भी बढ़ा दिए थे। भैया 1 प्लेट बटर चिकन नान तो लगा देना। ठीक है भाई साहब, 150 लगेंगे। पर सुधीर भाई तो 100 लिया करते थे। अरे सुधीर गया, दाम गए, अब 150 का ही मिलेगा। लेना है तो लो, वरना भीड़ कम करो यहाँ से। एक दिन सुधीर जब नए काम की तलाश में जा रहा था तो उसे उसके 2 पुराने ग्राहक रास्ते में रोक लेते हैं। अरे सुधीर भाई, आपने तो हमारे साथ धोखा कर दिया यार। हमें नहीं पता था कि आप अपना ठेला और अपना काम उस विनोद को बेच देंगे। क्यों भाई साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हो गया? वो एकदम बेस्वाद चिकन नान बनाता है और दाम भी बहुत बढ़ा रखे। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप एक नया ठेला खरीदकर बटर चिकन नान लगाना शुरू कर दो। भाई साहब, पैसों की तंगी के कारण ही तो मैंने अपना कारोबार विनोद को बेचा था। पैसे होते तो मैं अपना ठेला लगाना लेता। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तभी एक ग्राहक उसे घर पर बटर चिकन बनाकर सप्लाई करने का आइडिया देता है। सुधीर कुछ दिन घर पर बटर चिकन नान बनाकर ग्राहकों को उनके घर साइकिल पर सप्लाई करता है और कुछ दिनों के बाद वो एक किराए पर टूटा हुआ ठेला लेकर अपना बटर चिकन नान का ठेला लगा लेता है। अब तो विनोद का काम और भी मंदा हो जाता है और इसलिए वो अब दाम भी आधे कर देता है, लेकिन तब भी उसके पास ग्राहक नहीं आते। वहीं सुधीर ने दाम बढ़ा दिए ताकि उसे मुनाफा हो सके, लेकिन तब भी ग्राहक उसके पास ही आते। सुधीर भाई, हम तो तरस गए थे तुम्हारे हाथों का ये बटर चिकन नान खाने के लिए। सच में ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं मिलता। ये देख विनोद को बड़ी ज्यादा जलन होती है। तभी विनोद सुधीर के ठेले पर आता है और उसे धमकाते हुए कहता है, सुधीर, तूने मेरे साथ छल किया है। तूने मुझे अपना ठेला और काम बेचा था, तो तू मेरे ठेले के आगे अपना ठेला कैसे लगा सकता है?
मैंने तुझे इस चीज के 2 लाख दिए थे, या तो मेरे पैसे वापस कर या अपना ठेला हटा। कैसी बात कर रहे हो भाई? मैंने तुम्हें अपना सारा सामान, सारी मुर्गियां और ठेला दे दिया। अब मैं नए सिरे से अगर अपना काम कर रहा हूं तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने तुम्हें अपना काम दिया था, अपना हुनर नहीं। तूने मेरे साथ धोखा किया है और इस बात का फैसला पंचायत ही करेगी। लेकिन पंचायत भी सुधीर को ही सही ठहराती है। गुस्से में विनोद उसी रात चुपके से सुधीर के ठेले को तोड़ देता है और उस पर तेल डालकर आग लगा देता है। लेकिन इसमें उसके हाथ भी झुलस जाते हैं, जिससे अगले दिन सुधीर को उस पर शक हो जाता है और वो पुलिस के साथ उसके घर जाता है, जहां वो विनोद के दोनों हाथ देखता है जो कि जले हुए रहते हैं, और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। मुझे माफ कर दो सुधीर, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। सुधीर से 2 लाख वापस भी नहीं मिलेंगे और उसका ठेला और उसका सारा सामान वापस कर देना। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा पुराना ठेला मुझे वापस दिलवा दिया, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं धीरे धीरे उसके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा, क्योंकि मुसीबत के वक्त उसने मेरा साथ दिया था। और विनोद को भी अपनी गलती का एहसास होता है। अब सुधीर के पास उसका ठेला वापस आ जाता है। वो बहुत मन लगाकर काम करता है और विनोद को भी अपने साथ काम पर रख लेता है। दोनों मिलकर खूब तरक्की करते हैं। वहीं कुछ महीनों के बाद प्रियंका एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और सुधीर का परिवार भी पूरा हो जाता है। इसके बाद सुधीर अपनी बेटी के जन्मदिन पर गांव में एक बटर चिकन नान की दुकान की शुरुआत करता है और अपना पुराना ठेला फिर से विनोद को तोहफे के रूप में दे देता है। अब विनोद को भी अच्छा बटर चिकन नान बनाना आ गया था, इसलिए सुधीर और विनोद दोनों का काम गांव में बहुत अच्छा चलने लगता है। कल ही दिए थे तुझे पूरे 500 रुपए, कहाँ गए? कहाँ जाएंगे, लाला को दे दिए मैंने। पूरे 2000 रुपए का उधार चल रहा है। 500 रुपए दिए तब जाकर दाल और चावल दिए उसने कल। रहने दे, तुझे पैसे खर्च करने की अकल ही नहीं है। अब से तुझे 1 पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, फिर अब की बार लाला से राशन तुम ही लेकर आओगे। घर में एक मसाला नहीं है, न धनिया है न हल्दी, बताओ कैसे बनाऊं खाना। अफो, इस औरत का तो रोना ही कभी खत्म नहीं होता भाई। ये कहकर कमल गुस्से से बाहर चला गया और उसकी पत्नी नंदिनी रोने लगी। नंदिनी बहुत ही गरीब परिवार से आई थी। उसके पिता एक छोटे कुम्हार थे। उन्होंने कमल से उसकी शादी करा दी थी। शादी के बाद दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम सोनू था। शादी के बाद कुछ वक्त तक तो कमल बड़ा अच्छा और मेहनती था। नंदिनी घर पर रहकर मटके और सुराही बनाती और कमल दिन भर उन्हें बेचता। लेकिन कुछ वक्त बाद ही कमल को शराब की लत लग गई और फिर वो 1 नंबर का शराबी और आलसी बन गया। वो जितने पैसे कमाता सब के सब शराब में उड़ाने लगा। धीरे धीरे सारी बचत खत्म हो गई और कर्जा चढ़ने लगा। हालत ये हो गई कि अब तो राशन तक के लाले पड़ने लगे। इसी बात को लेकर पति पत्नी में रोज लड़ाई होने लगी और उस दिन भी कमल हर बार की तरह नंदिनी से लड़कर बाहर चला गया। उधर अपनी माँ को रोते हुए देखकर सोनू ने उसके आंसू पोंछे। माँ, आप फिक्र मत करो, मुझे अभी भूख नहीं लगी। अच्छा, सुबह से खाया ही क्या है तूने जो तुझे भूख नहीं लगी? चल मैं तेरे लिए बिना मसाले की सादी खिचड़ी बना देती हूँ। इसके बाद नंदिनी ने सबके लिए खिचड़ी बनाई। उसने सोनू को खिचड़ी दी और वो अपने पति कमल का इंतजार करने लगी ताकि वो दोनों साथ में खाना खा सके। लेकिन दोपहर से रात हो गई, कमल लौट कर नहीं आया और फिर। माँ, लगता है पापा ने फिर से शराब पी ली है। आप खाना खा लो। हाँ मेरे लाल, तू सोचा मैं खा लूंगी। नंदिनी कमल के इंतजार में भूखी ही सो गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिवाली नजदीक थी। नंदिनी ने कमल से छिपकर खुद मिट्टी के बर्तन बेचने शुरू कर दिए और इसी से कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे उसने। और फिर जब एक दिन वो पैसे गिन रही थी तब। माँ, आप इन पैसों से क्या करोगी? बेटा, धनतेरस पर एक अच्छी सी कढ़ाई लेकर आऊंगी, फिर तुझे बढ़िया पूड़ी और सब्जी खिलाऊंगी। वो पुरानी वाली कढ़ाई टूट गई है ना। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा माँ, पापा आए थे क्या? नहीं, वो नहीं आए। चल तू जा खेलने, मैं कुछ बनाती हूँ तेरे लिए। और फिर धनतेरस का दिन भी आ गया। उस दिन नंदिनी ने बाजार से नई कढ़ाई खरीदी। उसने सोचा कि अब दिवाली पर वो नई कढ़ाई में बढ़िया खाना बनाएगी। लेकिन उसी रात जब सोनू और नंदिनी सो रहे थे तभी उसे रसोई से कुछ आवाज आई। उसने उठकर देखा तो उसे कमल जाता हुआ दिखाई दिया। उसने कमल को बहुत आवाज दी लेकिन वो नहीं रुका। तभी नंदिनी की नजर रसोई पर पड़ी जहां एक भी बर्तन नहीं था, ना ही नई कढ़ाई और ना ही पुराने बर्तन। कमल ने एक चम्मच तक नहीं छोड़ी थी। नंदिनी ये देखकर सिर पकड़कर रोने लगी। उसने जाते हुए कमल की तरफ देखकर जोर से आवाज लगाई, भाड़ में जाओ तुम, ले जाओ सब कुछ और फिर कभी लौट कर मत आना।
अपनी माँ को चीखते हुए सुनकर सोनू उठ गया। खाली रसोई देखकर वो भी सब कुछ समझ गया। फिर अगले दिन, क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? घर में एक भी बर्तन नहीं है बेटा, मैं कैसे खाना बनाऊं? इस मिट्टी के मटके में बनाओ माँ, देखना बहुत अच्छा बनेगा। सोनू की समझदारी देखकर नंदिनी ने उसका माथा चूम लिया। उसने सबसे पहले मटके में चावल उबाले। वो दाल बनाने जा रही थी कि तभी वहां एक औरत आ गई। अरे नंदिनी, क्या कर रही हो? अरे दिशा दीदी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। वो क्या है ना, मुझे इनके साथ अचानक कहीं निकलना पड़ रहा है और ये सुबह सुबह ही पूरा 1 किलो चिकन लेकर आ गए और मैं लौटूंगी 3 दिन बाद। तब तक तो ये चिकन खराब हो जाएगा, इसीलिए ये लो, आप पका लो इसे। अब ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन दिशा जाते हुए उसे ढेर सारा चिकन दे गई। चिकन तो नंदिनी के हाथों में था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बनाए कैसे। तभी सोनू फिर से बोला, क्या सोच रही हो माँ? बेटा चिकन तो आ गया, लेकिन बनाऊं किसमें? चावल निकालकर उसी मटके में बनाओ माँ, मजा आ जाएगा, पहली बार मटका चिकन खाकर। ये कर तो सकते हैं। और फिर उसने उसी मटके में चिकन बनाना शुरू किया। बहुत दिन बाद वो चिकन बना रही थी और मटके में तो पहली बार। जब चिकन बनकर तैयार हुआ तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। नंदिनी ने सोनू को चावल के साथ चिकन दिया और फिर पहला निवाला खाते ही, माँ, क्या कमाल का चिकन बनाया है आपने। अब आप मटके बनाना छोड़ो और ऐसा ही मटका चिकन चावल बनाना शुरू कर दो। आप चाहो तो मेरी गुल्लक भी तोड़ दो, हम मिलकर एक ठेला लगाएंगे जिसमें आप मटका चिकन चावल बनाकर बेचना। कसम से माँ, पूरा गांव आएगा खाने के लिए। सोनू उंगलियां चाट चाट कर चिकन चावल खा रहा था। ये देखकर नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी वो कुछ सोच कर उठी और वहां से सीधा गांव के सुनार के पास पहुंची। उसने अपना मंगलसूत्र सुनार के पास गिरवी रख दिया और उससे मिले पैसों से कुछ बर्तन खरीद लाई। इसी तरह शुरू हो गया उनका मटका चिकन चावल का ठेला। सोनू काम में अपनी माँ की पूरी मदद कर रहा था। शाम तक नंदिनी की लागत के साथ साथ अच्छा खासा मुनाफा भी उसके हाथों में था। सोनू एकदम सही था। गांव के लोगों को मटके में बना चिकन और चावल बहुत पसंद आए। अरे वाह सोनू, हमने तो पहले ही दिन अच्छी खासी कमाई कर ली। चल जल्दी चल, अब कल के लिए तैयारी करेंगे। बीतते वक्त के साथ उनकी तरक्की बढ़ती ही गई। अब नंदिनी की मटका चिकन चावल की बड़ी सी दुकान थी और दुकान के ऊपर ही एक शानदार घर। सोनू बड़ा हो गया था। वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी वहां एक अधेड़ आदमी आया जिसने एक फटा पुराना कंबल लपेटा हुआ था। वो कमल था। उसने सोनू को देखते ही आवाज लगाई, सोनू, मेरे बच्चे। पापा, आप कैसे हो आप? मैं ठीक नहीं हूँ बेटा, लेकिन तू कितना बड़ा हो गया है तू। मैं गया था घर, पर पता चला कि तुम लोग वहां से चले गए हो। तू यहाँ इस दुकान में काम करता है क्या? नहीं पापा, ये मटका चिकन चावल की मशहूर दुकान हमारी है और ऊपर हमारा घर। माँ अभी बाहर गई हुई है, मैं उन्हें लेने ही जा रहा हूँ। पर आप ऐसे मत जाना, दुकान से चिकन चावल खाकर ही जाना, और हाँ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। सोनू की बातों से कमल को समझ आ गया था कि अब उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नंदिनी और सोनू उसके बिना जीना भी सीख गए थे और तरक्की करना भी।